सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार, मैं शेषनाथ, कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं खबर समय लाइव पर। आज एक ऐसा दिन जिस दिन हम आपसे रूबरू करवाते हैं ऐसी शख्सियतों को जो अपनी कलम की ताकत से समाज में बदलाव लाने का कार्य करते हैं। ऐसी शख्सियतें जो कहीं ना कहीं औरों से इतर होकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज में एक अलग मुकाम हासिल कर रही हैं। और आज इसी क्रम में हम मौजूद हैं एक ऐसी महिला के साथ जो खास तौर पे नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार विद्रोही कलमकार के रूप में समाज में अपना स्थान बना चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ प्रतिमा जोशी जी की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, कलमकार ये श्रृंखला आप जैसे उन तमाम लोगों को समर्पित है जिनसे आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलती है, उन लोगों को उत्साह मिलता है या यूँ कह ले मार्गदर्शन मिलता है। आप क्या कहना है, ये जो हमारी कोशिश है कलमकार, इसके बारे में क्या कहना है आपकी? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, आप जिस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो मैम, हम आपको बता दें कि कहते हैं ना कि संघर्षों की कोई सीमा नहीं होती, और मैम के बारे में जो हमने जाना है, समझा है, ऑफ कैमरा बात की है, तो जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयों की डगरों को पार करते हुए आज एक ऐसी मुकाम पर खड़ी है जहां दूसरों को मदद पहुंचा रही है, दूसरे की सेवा कर रही है, हेल्प कर रही है, और इनकी मदद का हाथ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैम, हमने सुना है कि आपकी कविताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, साहित्य प्रेम के बारे में चर्चा करेंगे, पर हमने सुना है कि नारी सशक्तिकरण को लेकर के आप एक अहम रोल अदा कर रही हैं। ये सिलसिला कैसे शुरू किया आपने सिलीगुड़ी के अंतर्गत? जब मैं भूटान से इधर आई 2003 को जी, तो तभी मैंने देखा, जब क्योंकि तभी हमारे जो कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन होता था वो तभी 2004 में होना था, तो उस वक्त जो थोड़ा बहुत मैंने मदद किया, लोगों को कुछ काम वगैरह किया, और हमारी जो कैंडिडेट थी श्रीमती गीता अधिकारी जी, तो उनको लेके घूमती थी। तभी मैंने देखा यहाँ महिलाओं का हालत ठीक नहीं है जी। जैसे गांव-गांव में गए हम लोग, बहुत सारी जगहों पे गए हम लोग, तो औरतों की जो दुर्दशा मैंने यहाँ देखी, तो मुझे एक पहले से ही अपनी निजी ज़िंदगी में मेरे साथ जो कठिनाइयों को मैंने पार किया है, तो एक जज्बा था अंदर कि मैं महिलाओं के लिए कुछ काम करूं। तो उस काम को करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, अगर आपके पास काम करने का जज्बा हो तो। बिल्कुल। हालांकि ये ज़रूर है कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं। यहाँ मैंने जैसे कि एक सिलीगुड़ी नारी शक्ति जो एक संस्था हम लोगों ने गठन किया जी, वो 2004 24 अगस्त को हम लोगों ने किया था, लेकिन तभी उसका नाम था संग्रामी महिला संघ जी। पर जब हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला तो उस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए हमें नाम चेंज करने को कहा गया, तो 3 नाम का सुझाव हम लोगों ने दिया था, जिसमें सिलीगुड़ी नारी शक्ति इस नाम से हमें रजिस्ट्रेशन मिला। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो नाम मुझे मिला, मतलब हमारी संस्था को, मुझे बहुत खुशी है कि आज नारी शक्ति के लिए हर कोई आगे आ रहा है, मतलब नारी सशक्तिकरण को लेके हर कोई काम कर रहा है। जब मैं यहाँ 2003 में आई थी तो महिलाएं इतनी महिलाओं को इतना आगे बढ़ते मैं नहीं देखी थी, लेकिन अब मेरे को 18 साल हो गए इधर आए हुए, तो इन 18 सालों में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी संस्था गठन हुआ है जो नारी के ऊपर काम कर रही है, और वो भी नारी शक्ति नाम लेके ही। तो जैसे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, वो हमारी संस्था का जो नाम है वो सिलीगुड़ी नारी शक्ति है, तो कोई और दूसरी जगह से वो लेके, पर नारी शक्ति, नारी सशक्तिकरण पर काम करिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नारियों को आगे बढ़ाना तो समाज का एक मूल्यवान कार्य कह लें, अपने आप का योगदान कह लें, ये सारी चीज़ें चल रही है, पर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी गुणों से धनी है प्रतिमा जी। केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, नारियों के उत्थान की बात तक सीमित नहीं है इनकी कलम, बल्कि
गाने भी लिखती हैं, बहुत खूबसूरत गाने लिखती है। हालिया दिनों में सशस्त्र सीमा बल का एक कार्यक्रम भी किया गया था जहां पर मैम आपने गाना भी लिखा था। वो क्या था पूरा माहौल थोड़ा बताइए। हमने सुना है कि आपके गीत को एक जवान ने गाया भी था स्टेज पर, तो कैसे वो माहौल बना था, क्या था? नहीं, वो था 1 बिलियन राइजिंग प्रोग्राम जी। वो प्रोग्राम सारे विश्व में 2012 से मनाया जा रहा है जी। तो हम लोगों ने पहली बार 2019 में ये किया, 2018 में हम लोगों ने किया था। तो मैं एक ट्रेनिंग में हिमाचल प्रदेश गई थी, जागोरी संगत नाम का जो एक संस्था है, तो वहाँ कमला भसीन जी तो इतनी बड़ी शख्स है, तो उनसे मैं मिली। उनका जो काम उन्हें मैंने देखा था सत्यमेव जयते, जो आमिर खान का जो एक प्रोग्राम था जी। तो उस प्रोग्राम में मैंने उन्हें देखा था, तो एक मुझे बहुत जिद थी उनसे मिलने को। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने उनका काम देखा, तो 15 दिन हम लोग उनके साथ रहे, उनके संस्पर्श में रहे। और भी कई आए थे जो रिसोर्सेस। तो जब उनके साथ हमारी बात होती थी, हमारा काम हुआ, तो पता नहीं क्यों क्या था, वो मुझे बहुत पसंद करती थी और मैं तो पागल ही थी। तो क्या हुआ, तभी मैंने उनसे कहा था कि हम OBR प्रोग्राम करेंगे सिलीगुड़ी में जी, तो आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। ये संस्था के लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है। तो वो आए, हमारा तो बात सिर्फ फ़ोन पे ही होती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं होटल कहीं नहीं रुकूंगी, तुम्हारे घर पर रहूंगी। तो वो मेरे लिए और भी बड़ी बात थी। फिर वो जो प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे इंडियन आर्मी, SSB, पुलिस डिपार्टमेंट, ये स्कूल, कॉलेजेस, सभी जगहों से हम लोगों ने पार्टिसिपेशन थी, लोगों को बुलाया था। तो ये एक था कि मैंने विक्रम कालीकोटे जी जो सशस्त्र सीमा बल में है, तो उनका प्रोग्राम मैंने देखा था। तो वो एक नेपाली भी हैं, तो उनसे एक बार ऐसे ही बात हुई कि चलिए मैं कुछ लिखती हूँ तो आप गा देंगे जी। उन्होंने एकदम से मान लिया। तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब प्लस पॉइंट था। तो वो मुझे लेके गए दार्जिलिंग, वहाँ स्ट्रिंग कुछ ये है रिकॉर्ड स्टूडियो, वहाँ इजाज अली, उन्होंने उनके स्टूडियो में ये गाना रिकॉर्डिंग हुआ। तो कहते हैं ना कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, तकलीफ में दवा का काम करते हैं। मैम, हमने सुना है आप बहुत सारी कठिनाइयों को पार करके आज आप सिलीगुड़ी में पूर्णतः स्थापित हैं। हम चाहेंगे किस तरीके से, ये जानना चाहते हैं आपसे कि एक हाउसवाइफ के रूप में, एक माँ के रूप में, पत्नी के रूप में सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उन तमाम महिलाओं के लिए आप आदर्श बनते जा रही हैं। आखिर ये मैनेज कैसे करते, इतनी ताकत मिलती कहाँ से आपको? जब वार्ड कमेटी मेंबर थी तो तभी क्या होता था कि महिलाएं सब इधर भी आते थे जी। तो 7 बजे से लोग यहाँ पे, औरतें सब यहाँ आते थे, तो उस केस को मैं सुलझाती थी। तो कभी कभी क्या होता, तभी तो हम लोग का ऑफिस नहीं था, मैं घर से चलाती थी। तो कुछ मेरे मेंबर्स को बुला लेते थे, उन लोगों के साथ मिलकर। कभी कभी क्या होता था कि कहीं पे एक मतलब शादीशुदा आदमी है लेकिन दूसरी शादी कर रहा है, तो उसके लिए तो दौड़ना पड़ता है ना। तो क्या था कि मेरी एक छोटी सी गाड़ी थी, तो 5 जन ही हम लोग बैठ सकते थे। तो क्या होता था कि अगर आपको 7 बजे किसी ने कह दिया कि यहाँ पे औरत को मार रहे हैं, आप आ जाइए, तो क्या होता था, मैं भूखे पेट रह सकती, लेकिन गाड़ी तो भूखे पेट्रोल के बिना नहीं चलता है ना। तो और उस वक्त क्या था कि हम लोग तभी आए थे, तो हम लोग को तकलीफ भी बहुत थी आर्थिक रूप से। तो मेरा क्या ये था कि मैं कभी जो चाय बनती थी एवरीडे, पैकेट जो आता था 1 kg की जगह ½ kg लेती थी, उससे पैसे बचाती थी। बच्चों का ट्यूशन था तो इस महीने नहीं दूंगी, नेक्स्ट मंथ दे दूंगी, वहाँ से पैसे। तो इस तरह से पैसा कौन देता हमें, लेकिन मेरी एक ये था कि मैं किसी से पैसे लेके काम नहीं करूंगी। और मुझे फ़क्र है कि हमारा जो सिलीगुड़ी नारी शक्ति जो NGO है, आज तक कभी किसी से पैसे लेके काम नहीं करती। तो क्या था, मेरे बच्चे भी घर में थे, वो लोग भी देखते थे। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे जो
पति हैं मकरंद जोशी जी, वो आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर हैं, मुंबई से हैं। उनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था। कभी कभी क्या होता था कि खाना भी नहीं बनाए घर में, मैं कहाँ हूँ 3 बजे। तो इस तरह से काम करते करते जब कोई औरतें आती थी, कोई औरत आई, वो इतना घूंघट लेके आई, रो रही है, तो उसको मैं बोलती हूँ कि पहले आप रोना बंद करो। तो उनसे जो एक काउंसलिंग होता था, तो वो 2-3 दिन के अंदर में, 2-3 बैठक के बाद वो आई टू आई कांटेक्ट करके मेरे साथ जो बात करती थी, उनका कुछ केस हुआ या उनका मैंने मतलब सुलह करा दी, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन, वो संतुष्टि, वो मेरे लिए काफ़ी है। लगातार मैम एग्जाम्पल सेट करते जा रही हैं। बहुत बारी होता है कि लोग कुछ नेक कार्यों में दिलचस्पी दिखाते हैं तो आसपास के बहुत सारे लोग उनको रोकना भी चाहते हैं, उन पर हंसने भी लगते हैं कभी कभी, पर मैम उस कहावत को चरितार्थ करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। और इतिहास रचने को लेकर मैम आतुर हैं, लगातार लगी हुई हैं। जी मैम। कविता का शीर्षक है अब बस। मेरा जन्म लेना न लेना फैसला तुम ही लेते हो। कभी मेरे आने पर क्या तुम खुशियां मनाते हो? पर लाडलों के आने पर मुहल्ले भर मिठाई बांटते हो। वंश चलने के नाम भर से सिर्फ बेटा चाहते हो। और मैं तो हमेशा से अनचाही हूँ, घर से लेकर बाहर तक। लिबास, हंसने बोलने से लेकर बाहर आने जाने तक अंकुश लगाते हो। मेरी हर इच्छाओं आकांक्षाओं की बलि खूब देना चाहते हो। यहाँ तक कि मेरी आवाज़ को भी खामोश कर देते हो। पूरा पढ़ना है क्या? इतना ठीक? स्तब्ध हूँ मैम, स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैम अपनी कलम के माध्यम से समाज के ठेकेदार बने उन लोगों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। आज के इस नौजवान पीढ़ी के समक्ष भी वही चिंता बरकरार है, पर ऐसे कलमकार जब रहेंगे और अपने कलम की ताकत को समाज के सामने लाते रहेंगे, उन पापियों पर हमला होता रहेगा। कहते भी हैं कि सबके नसीब में कहाँ होती है बेटियां, घर खुदा को जो पसंद है वहाँ होती है बेटियां। और उन्हीं बेटियों के लिए ऐसी कलम की ताकतवर महिलाओं का होना भी बेहद ज़रूरी है। मैम, हम जिस तरीके से नृत्य में भी हमने सुना है, ख़ासतौर पे क्लासिकल डांस की तरफ आपकी रुचि है, क्लासिकल डांस और एक तरफ हिंदी साहित्य, कविताएं, दोनों कैसे मैनेज, और कब से क्लासिकल डांस में आपने रुचि दिखाई, कैसे आगे बढ़ा? जी, जब मैं दुर्गापुर में थी जी, तो वहाँ मेरे घर के थोड़ी दूर पर एक स्कूल था। हालांकि वो दिन में स्कूल था, मतलब पढ़ने का स्कूल, और शाम को वहाँ पे कुछ कमरे थे जहाँ पे नृत्य सिखाया जाता था। तबले स्कूल ऑफ म्यूज़िक था वो पूरी। तो मैंने कार्तिक महाराज जी से कथक में क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग लिया आपने? जी, प्रशिक्षण लिया। तो क्या था कि मेरी माँ मुझे बहुत डांटती थी। अच्छा, डांस सीख के क्या करोगे? लेकिन मुझे डांस पे ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो कहती थी अगर करना ही है तो गाना सीख लो। पर मुझे बचपन से ही, मतलब 10-12 साल की उम्र से फेरेंजाइटिस था, तो मैं गाने पे मुझे कोई रुचि नहीं थी। तो डांस पे मुझे बहुत रुचि थी। तो 6 साल का कोर्स होता है उसमें ग्रेजुएशन करने के लिए। अच्छा, तो मैंने सिर्फ 5 साल किए। तो वो जो एक था कि क्यों जा रही हो डांस करने, क्यों, क्या है, क्या मिलेगा तुमको, ये जो क्या कहते हैं, जो झिड़क, जो नाराज़गी माँ से मिलती थी, तो दुखी होकर मैंने वो छोड़ दिया। तो अभी क्या है, मेरी जो फ्रेंड्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके बच्चे सीख रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में जो परवरिश होती है ना, वो आपके दिमाग पर बहुत असर करता है। तो शायद यही जो ना नुकर, मतलब लड़की हूँ, ये जो अनुशासन, शायद इस वजह से मैं थोड़ी अलग सी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और अलग होना भी है, क्योंकि औरों से इतर होकर के ही आप कुछ अलग काम भी कर रही है। मैम, बच्चे आपके, और
आप जब कुछ लिखती हैं, कुछ नया लिखती हैं, या फिर आपके जो कार्य हैं नारियों के उत्थान के लिए लेकर के हो, बच्चे कितना प्रभावित होते हैं? या फिर बच्चे कोई कंप्लेन करते हैं, मम्मी टाइम नहीं दे रही हो हमें, आप ऐसा कुछ करते हैं? और अगर नाराज़ होते हैं तो क्या उन्हें भी कविताएं सुना के आप मना लेती हैं, या फिर क्लासिकल डांस करके? नहीं नहीं, मेरी एक बेटी और एक बेटा है जी। बेटी ऑलमोस्ट 13 साल से वो बाहर है। अच्छा। वो पहले कलकत्ता में इंडिगो एयरलाइंस में थी, उसके बाद उसने अनुपम खेर जो फिल्म के हैं, अनुपम खेर जी का एक्टर प्रिपेयर्स जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ से डिप्लोमा कोर्स करने के बाद उसने वहाँ एक शॉर्ट फिल्म किया। टीवी के कुछ सीरियल, सावधान इंडिया, घर आया परदेसी, फेयर फाइल्स, ये सब उसने किया। और पुणे में भी उसने स्टाइल दीवा पुणे, उसने एक मिस एथनिक अवार्ड उसने जीता था। और जो बेटा है वो मेथी बारी में अच्छा। डार्क हॉर्स कैफे वो चलाता है। और उसके बाजू में एक है फोम लैब कार वॉश का। ये दो एक्चुअली क्या हो गया कि मुझे एक ऐसा ये था कि मैंने बचपन जिस तरह से बिताया, ऐसा नहीं मैंने बहुत बुरा बचपन मैंने बिताया, लेकिन जो रोक टोक, ठीक है ना, ये करने से वो होगा, वो जो बंदिशें मेरे ऊपर थी, मैंने अपने बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जैसे बहुत ही बैलेंस तरीके से आपने उनकी परवरिश की। गौतम बुद्ध जी ने कहा है ना कि अपनी वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए, बिल्कुल, और इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे संगीत ही ना निकले। बिल्कुल। तो ये बहुत मुझे प्रभावित किया था इस पंक्तियों ने। तो इस तरह से बच्चे, और ऊपर से मेरे जो श्रीमान हैं मिस्टर जोशी, तो उनका भी बहुत प्रभाव है बच्चों पर, मुझसे ज़्यादा उन्होंने मतलब बच्चों को किस तरह से परवरिश करते हैं। मतलब जैसे मेरे अंदर ये भी था कि अरे ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो थोड़ा बहुत तो मेरा भी आ जाता था, लेकिन वो समझाते थे कि नहीं, बच्चों को ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सिलीगुड़ी नारी शक्ति, ये नाम दरअसल मैम के द्वारा ही रखा गया है, प्रतिमा मैम के द्वारा। इसका कुछ और नाम रखा गया था, बट कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण बाद में नाम बदलना पड़ा। पर कहते हैं ना कि जिनके अंदर इच्छा होती है, इच्छा शक्ति होती है कुछ कर गुजरने की, वो निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हैं। और अब इस नाम से ही रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, और लगातार सिलीगुड़ी के तमाम लोगों का जो खास तौर पे अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, उनका साथ भी मैम को मिल रहा है। तो मैंने कुछ नाटक भी लिखे हैं खुद, ये हमारे वार्ड में भी दिखाया गया है जी। एक नाटक लिखा था सरस्वती, उसके बाद लिखा था दोषी को कौन दोषी है जी। तो उस प्रोग्राम में हम लोगों ने, तभी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर तभी बने थे श्री गौतम जी देव जी, उनको हम लोगों ने बुलाया था। तो वो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ था। मैम, कोई नए लेखकों के लिए, नए पाठकों के लिए, या फिर उन तमाम लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं आप जो वाकई आज भी कहीं ना कहीं नारियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई संदेश जी? उनको अगर हिदायत देना हो तो क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई भी कवि या लेखक कुछ भी अगर लिखता हो, कुछ भी लिखते हैं वो, तो अगर नारी के प्रति लिख रहे हैं तो उन्हें नारी के प्रति मतलब पूर्ण रूप से क्या कहूँ उसे, एक सम्मान का भाव हो, या फिर जो सच्चाई हो, वास्तविकता को दर्शाए, और सहानुभूति रखे, उनका सम्मान करे। मैं ये नहीं कहूँगी कि नारी मतलब कमज़ोर है, उसे कमज़ोर बनाया जाता है। और ये जो पितृसत्ता जो हम लोग बोलते हैं, पितृसत्ता क्या है, जो मतलब ये एक पावर गेम है, जिसके हाथ में पैसा है, पावर है, वही दूसरे दुर्बल जो है उसको दबाएगा। तो मैं ये समझती हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों में ही समानता होनी चाहिए। समानता मतलब ऐसा है कि एक दूसरे का सम्मान करें। बिल्कुल, एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो मैम, ऐसे में आप उन लेखकों से क्या कहेंगे जो आज अपनी कलम की ताकत कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं, समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? तो नारियों की स्थिति को लेकर के आज के लेखकों से क्या अपील करेंगे आप? उनकी कलम क्या ऐसा करे कि सच में बदलाव आते रहे आपसे प्रेरणा लेकर के? अभी जैसे देखिए, लिखते तो बहुत लोग बहुत कुछ है जी, लेकिन
अगर उनके मन में अगर सचमुच नारी के प्रति कुछ करने का जज्बा हो तो वो जरूर लिखे। जी। परिवर्तन के लिए जैसे है कि आपने सिर्फ लिख दिया ऐसा नहीं, आपको भी उसको फॉलो करना जीना पड़ेगा, उसको जीना है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आप बाहर तो भाषण दे रहे हो, बाहर अच्छा दिखा रहे हो कि औरतों के प्रति है, लेकिन घर के अंदर आपका रवैया कुछ अलग है। जी। तो ऐसा दोहरा मापदंड नहीं चलेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो साफ तौर पे मैम का संकेत है कि बाहरी सुंदरता ही केवल आकर्षण का केंद्र नहीं होनी चाहिए, आपको आंतरिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा और तब जाकर आपकी लेखनी में भी वो जादुई शक्ति आएगी। यानी आपको आगे बढ़कर केवल लेखन के माध्यम से दिखाना ही नहीं है, करना भी है। और उस कथनी और करने का फर्क मिटाते हुए प्रतिमा मैम लगातार कई सालों से स्वयं को उन तमाम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित कर चुकी हैं और लगातार लोगों से भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, साथ दीजिए, कम से कम मेरा नहीं तो खुद का साथ दीजिए, क्योंकि आपके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं समाज की। मैम आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते अगर कुछ कहना चाहती हैं आप खबर समय के लिए या फिर हमारे व्यूवर्स के लिए। आपको धन्यवाद। और मैं तो कहूँगी कि आपने जो इंटरव्यू लिया मेरे से ज़्यादा जो आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। और बस यही है कि मैंने जो सिलीगुड़ी में 18 साल का जो मेरा अनुभव रहा जी, मुझे ऐसा लगता है कि या थोड़ा बहुत राजनीति के दबाव में भी हो सकता है कि जो भी काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी आ रहा है फरवरी में 1 बिलियन राइजिंग प्रोग्राम है और मार्च में 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे, उस दिन हम लोगों को बहुत याद किया जाता है। उस दिन सारी महिलाएं जैसे कि उनको देवी हो जाती हैं, सारे देवी हो जाते हैं, घर में भी बहुत अच्छा माहौल रहता है। तो ये हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने नारी दिवस मना लिया तो बहुत ये हो गया। आप पहले नारी को देखने का आपकी दृष्टि को बदलना है, नज़र नहीं नज़रिया बदले। मैम एक और बात अंत में मैं भूल गया था आपसे कहना कि जो लोग नारी शक्ति जो आपने नाम दिया है आपकी संस्था का, उससे जुड़ना चाहें, आपका साथ देना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत सारे व्यूवर्स पूछेंगे कि हम मैम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक संस्था और एनजीओ का काम थोड़ा अलग होता है। संस्था में आप 200-250 मेंबर्स बना लिया तो हमको जिंदाबाद करने के लिए तो उनको लेके जाने का काम तो है नहीं। एनजीओ का काम अलग होता है। वहाँ आप जो लोग काम करते हैं, जितने आपके स्टाफ से, उनको सैलरी देना पड़ता है। तो जितने मेंबर्स बने उन सबको तो सैलरी तो हम लोग नहीं दे सकते। जुड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कुछ प्रोग्राम हुआ तो वहाँ वो आ सकते हैं। और जुड़ने का अर्थ यह है कि जैसे अगर कोई आपको हेल्प करना चाहे, जरूर हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उससे संपर्क करके वो काम कर सकते हैं। ये थी आज की पेशकश। कलमकार में हमारे साथ मेहमान के तौर पे बेहद खास मेहमान के तौर पे आज मौजूद थी प्रतिमा जोशी जी। आज इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनकी कविताएं, इनकी लेखनी, इनके अलग अलग क्षेत्रों में किए गए कार्य आपको कैसा लगा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनसे जुड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।